सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनसंख्या या मानव संसाधन के अंतर्गत आज हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जब जनसंख्या वितरण को अपन मात्रात्मक रूप में या फिर संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व को एक इकाई क्षेत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर, और वो माना जाता है 1 वर्ग किलोमीटर। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या, उसको अपन कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, यानी किसी भी प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या, और वो जो स्टैंडर्ड है, वो जो मानक है, वो माना गया है 1 वर्ग किलोमीटर। तो सीधा सा अर्थ हो गया कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं वो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत अपन बात करें 2011 के जो आंकड़े हैं, जनगणना के जो आंकड़े हैं 2011 के, उसके अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 382 व्यक्ति हैं वो निवास करते हैं। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है 1102 व्यक्ति। ठीक है, और सबसे कम न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखें तो जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में और उसका मूल कारण है कि यहाँ पे उपजाऊ मैदान स्थित होने के कारण से जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, और कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या ज़्यादा होने से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य रूप में अपन घनत्व को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। घनत्व के क्षेत्रों को, एक तो अधिक घनत्व वाले, अधिक घनत्व, एक हो गया मध्यम घनत्व, और एक कम या न्यून घनत्व। अधिक घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं उसमें भारत के संदर्भ में अपन बात करें तो एक तो पूरा का पूरा उत्तर का मैदान वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, ये जो क्षेत्र हैं वो आ जाएंगे। तो पूरा का पूरा उत्तरी मैदान। और दूसरा आ गया केरल का जो मैदानी क्षेत्र है वो। तो केरल और उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, और उसका मूल कारण है कि ये जो क्षेत्र है वो उपजाऊ मैदान के रूप में है। दूसरा मध्यम घनत्व का जो क्षेत्र है उसकी अगर अपन बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के जितने भी राज्य हैं, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व मध्यम प्रकार, न तो बिल्कुल कम है और न ज़्यादा है। मध्यम प्रकार का जो घनत्व है वो पाया जाता है। मध्यम घनत्व का मतलब हो गया है कि 100 से जो है 500 तक, और अधिक में 500 से ज़्यादा हो जाएगा। और कम जो घनत्व है यानी 100 से कम घनत्व, और उसके अंतर्गत आ जाएगा आपके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यानी हिमालय जो क्षेत्र हैं वो आ जाएंगे, और साथ में राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो आ जाएगा। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, और असम को छोड़ के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अधिक घनत्व वाले भागों में तो कौन से भाग आ जाएंगे? उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र और केरल का मैदान। इसके अलावा मध्यम घनत्व वाले प्रायद्वीपीय पठार के जो राज्य हैं वो आ जाएंगे, और साथ में असम, यहाँ भी मध्यम घनत्व पाया जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में। और कम घनत्व में पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वो आ जाएंगे, साथ में पश्चिमी जो हिमालय क्षेत्र के राज्य हैं वो आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से अपन देखें तो घनत्व का वितरण है वो भारत में पाया जाता है। राजस्थान की अपन बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है 201 व्यक्ति, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 201 व्यक्ति निवास करते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो भारत का 382, राजस्थान का 201,
यानी यहाँ पे क्षेत्रफल जो है वो पर्याप्त है या ज़्यादा है, और जनसंख्या का बसाव भारत के अनुपात में कम है। और सर्वाधिक जो घनत्व है वो है जयपुर में, सर्वाधिक जयपुर में 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसके अलावा से अपन देखें तो सबसे कम या न्यूनतम जो है वो है जैसलमेर में, न्यूनतम घनत्व जैसलमेर में स्थित है, यह है 17 व्यक्ति। ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में देखिए 2011 के आंकड़ों के अनुसार घनत्व 201 व्यक्ति है, जो 2001 में 165 व्यक्ति था। तो इसका मतलब 2001 से 11 के बीच में 10 साल के अंदर जो है 36 व्यक्ति बढ़ गए हैं। ठीक है, घनत्व में 36 व्यक्तियों की वृद्धि हो गई है। सर्वाधिक घनत्व जयपुर में 598 और सबसे कम जैसलमेर में। राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन देखें तो राजस्थान का आधे से ज़्यादा भाग पश्चिमी मरुस्थल के रूप में है, और लगभग 10% के लगभग जो भाग है वो अरावली पर्वतमाला के रूप में है। तो पश्चिमी मरुस्थल और अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या बसाव कम है। राजस्थान में अधिक जो जनसंख्या बसाव है वो पूर्वी मैदान और दक्षिणी जो मैदानी भाग है उसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से जयपुर में जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, असमानता जो है वो बहुत ज़्यादा है। भी यहाँ पे जो पूर्वी मैदानी भाग जिसमें जयपुर स्थित है वहाँ 598, जबकि पश्चिमी भाग में मात्र 17 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे घनत्व की जो असमानता है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें जनसंख्या विशेषताएं। जनसंख्या विशेषताएं, इनमें पहला है साक्षरता। जब अपन ने मानव संसाधन की शुरुआत की तब अपन ने पढ़ा था कि मानव जो है वो सर्वोपरि संसाधन होता है, और मानव की जो बुद्धि का स्तर है, उसके पास में जो तकनीकी ज्ञान है, उसकी निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसकी जागरूकता है, तो वो वास्तव में वास्तविक जो संपत्ति या वास्तविक धन है वो किसी भी राष्ट्र का होता है। तो जिस क्षेत्र का मानव जितना शिक्षित होगा, जितना जागरूक होगा, जितना बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होगा, जितना उसके पास में तकनीकी ज्ञान होगा, वह आर्थिक, सामाजिक या अन्य सभी प्रकार के विकास करने में, औद्योगिक विकास करने में उतना ही ज़्यादा सक्षम होगा। तो वास्तविक जो धन या वास्तविक जो संपदा की अपन बात कर रहे थे वो वास्तव में क्या होता है, वहाँ निवास करने वाले लोगों की बुद्धि का स्तर, वहाँ निवास करने वाले लोगों की तकनीकी का स्तर, वहाँ निवास करने वाले लोगों के अंदर जागरूकता कितनी है, उनमें शिक्षा का जो स्तर है वो किस प्रकार का है। तो उस आधार पे विकास के जो मानक हैं वो तय होते हैं। तो इस प्रकार से साक्षरता जो है वो एक तरीके से देखें तो विकास का पर्याय कही जा सकती है। जो क्षेत्र जितना ज़्यादा साक्षर होगा, जितना ज़्यादा शिक्षित होगा, विभिन्न प्रकार के जैसे मान लो सामाजिक है, आर्थिक है, औद्योगिक विकास है, वो वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो इस प्रकार से देखें तो साक्षरता को विकास का पर्याय कहा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं अभी साक्षर क्या है। साक्षर किसे कहते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक उम्र का हो, यानी जिसकी आयु 7 वर्ष से ज़्यादा हो, और वह किसी भी एक भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है और उसको आसानी से बोल सकता है अभिव्यक्ति के रूप में। साथ में कुछ जो सामान्य गणितीय परिकल्पनाएं हैं जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उनको आसानी से करने में सक्षम हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो साक्षर कहा जाएगा। ठीक है, यानी 7 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भी एक भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, और कुछ सामान्य जो गणितीय संक्रियाएं हैं जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग है वो मौखिक रूप से कर सकता है, उसको अपन क्या कहेंगे, साक्षर वो माना जाएगा। साक्षरता के बारे में अपन देखें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो साक्षरता है 74.04%, यानी भारत में टोटल जो साक्षर है वो है 74.0। साक्षरता को हमेशा किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है,
प्रतिशत मात्रा में, यानी 100 के संदर्भ में ज्ञात की जाती है साक्षरता हमेशा। तो भारत में साक्षरता जो दर है वो है 74.04, और इसमें पुरुष साक्षरता जो है वो 82.14%, यानी इसमें अगर अपन देखें तो एवरेज जो साक्षरता है 74.04 है और पुरुष साक्षरता है 82.14, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पुरुष साक्षरता ज़्यादा है और स्त्री साक्षरता कम है, दोनों में समानता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से स्त्री साक्षरता अगर अपन देखें या महिला साक्षरता देखें तो यह है 65.46%, ठीक है, और दोनों का एवरेज है 74.04। अगर पुरुष और महिलाओं को साथ में मिला के अपन देखें तो साक्षरता दर है 74.04। पुरुष साक्षरता यहाँ पे ज़्यादा है। पुरुष साक्षरता ज़्यादा होने का ऑटोमेटिक मतलब क्या हो गया कि महिला साक्षरता कम होगी। तो 82.14% पुरुष साक्षरता है और 65.46% जो है वो महिला साक्षरता है। यहाँ पे अपन क्षेत्र विशेष की बात करें या राज्य के संदर्भ में अगर अपन देखें तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो है केरल में। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल, जहाँ पे 93.91% साक्षरता दर है, ठीक है, यानी 100 में से लगभग 94 व्यक्ति, 93.91% लगभग 94 व्यक्ति हैं वो साक्षर हैं। और दूसरा अपन बात करें न्यूनतम, ये है सर्वाधिक साक्षरता, और न्यूनतम जो साक्षरता है वो है बिहार की, यानी सबसे कम जो साक्षरता है वो है इसमें बिहार की जो 63.82%, बिहार में 63.82%। तो वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, विभिन्नता या असमानता जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो साक्षरता है वो है 66.11%, ठीक है। तो राजस्थान की जो साक्षरता की जो औसत दर है वो है 66.11%। राष्ट्रीय औसत कितना है 74.04 और राजस्थान का औसत कितना है 66.11%। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि राजस्थान में साक्षरता जो है वो काफ़ी कम है, शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी कम है, और ऑटोमेटिकली पुरुष साक्षरता भी कम होगी, महिला साक्षरता है वो भी कम होगी। तो इसमें राजस्थान में जो पुरुष साक्षरता है वो है 79.19%, ठीक है। 66.11% एवरेज साक्षरता है और पुरुष साक्षरता 79.19% है। तो इसका मतलब हुआ कि महिला साक्षरता है वो कम होगी, और महिला साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता 12, महिला जो साक्षरता है वो है 52.12%, ठीक है। तो ये काफ़ी कम है। अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें अपन महिला साक्षरता देखें तो लगभग आधी महिलाएं, केवल आधी महिलाएं हैं वो साक्षर हैं, ठीक है। तो महिला साक्षरता की जो स्थिति है वो राजस्थान में काफ़ी कमज़ोर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है राजस्थान में वो है कोटा में 76.56%, यानी अपना जो एवरेज है 66.11%, ठीक है। राजस्थान का औसत जो साक्षरता दर है उससे ज़्यादा है कोटा में 76.56%, ठीक है, यानी अपने राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है, कोटा में राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा साक्षरता दर है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षर जो है वो ज़िला कौन सा हो गया अपना कोटा। इसके अलावा सबसे कम जो साक्षरता है वो है जालोर में 54.86%, ठीक है।
तो सबसे कम साक्षरता जालोर में 54.86%। तो इस प्रकार से आंकड़ों की अपन बात करें, आंकड़ों में डिफरेंस जो है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि कुछ किताबों में अनंतिम आंकड़े हैं, कुछ किताबों में अंतिम आंकड़े हैं। तो आपको डिफरेंस, तो आप सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इसकी साइट पे जो है पूरा एक लिस्ट है वो अपनी आ जाएगी भारतीय जनगणना विभाग में। तो कोशिश ये रहेगी, भी पॉइंटों में देने का मतलब यही रहा है कि भाई एक्चुअल जो आंकड़े हैं वो आपके पास में आए। तो राजस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, ठीक है। कोटा जो है वो राष्ट्रीय औसत के पास में है, यानी सर्वाधिक जो साक्षर जिला है अपना कोटा, वो राष्ट्रीय औसत के पास में है। महिलाओं की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है साक्षरता की दृष्टि से, कि लगभग आधी यानी 52.12% यानी लगभग आधी महिलाएं ही राजस्थान में हैं वो साक्षर हैं। अब जैसे बहुत सारे, क्योंकि महिला साक्षरता काफ़ी कम है, तो बहुत सारे ऐसे जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं जिसके कारण से जिनको अपना के और राजस्थान में साक्षरता को बढ़ाया जाए। जैसे अपन ने पहले भी बात कर ली थी कि साक्षरता विकास का पर्याय है, और उसके अंदर भी अगर अपन देखें तो महिला साक्षरता का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा होता है साक्षरता पे। जैसे मान लो जनसंख्या वृद्धि है, जन्म दर में कमी है, तो ऐसे समाज जिनमें साक्षरता दर ज़्यादा है वहाँ पे जन्म दर में कमी मिलेगी। ऐसे समाज जहाँ साक्षरता दर ज़्यादा है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम मिलेगी, जीवन का स्तर उच्च मिलेगा, संसाधन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर होंगे, रोज़गार के साधन या रोज़गार के विकल्प जो हैं वो लोगों के पास में पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और विकास का स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से देखिए तो साक्षरता जो है वो विकास का पायदान या विकास का पर्याय कही जा सकती है। तो इस प्रकार से राजस्थान में बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे साक्षरता अभियान है वो चलाया जा रहा है, प्रौढ़ शिक्षा अभियान है वो राजस्थान में चलाया जा रहा है। इसके अलावा एक कार्यक्रम सतत शिक्षा या सतत साक्षरता जो कार्यक्रम है वो वर्तमान में चलाया जा रहा है। एक बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, यानी विशेष रूप से राजस्थान में बालिकाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन जो योजना है वो चलाई जा रही है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी RTE 2009 के अनुसार 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा है वो राजकीय विद्यालयों में प्रदान की जा रही है। तो निःशुल्क शिक्षा जो है वो भी साक्षरता दर को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जैसे मान लो विशेष रूप से बालिकाओं के लिए, यानी क्योंकि बालिका जो साक्षरता दर है वो काफ़ी कम है, महिला साक्षरता दर काफ़ी कम है, तो बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विशेष योजनाएं हैं। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हैं, तो उसमें बालिकाओं को जो है आवास सुविधा प्रदान करके और फिर जो है पढ़ाया जाता है, उनका सारा जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार से बालिका ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है, जिसमें बालिकाओं को स्कूल तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट जो खर्चा है वो दिया जाता है, परिवहन खर्चा है वो दिया जाता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो है वो सभी को प्रदान की जाती है। तो इसी प्रकार से गार्गी पुरस्कार योजना है, जिससे जो बोर्ड परीक्षाओं में 75% से ज़्यादा जो गेन कर रहे हैं बालिकाएं, तो उनको पुरस्कार के स्वरूप जो है राशि प्रदान की जाती है। आपकी बेटी योजना है, या फिर देवनारायण स्कूटी योजना है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, इनको अपना के, और जो बालिका या महिला साक्षरता जो राजस्थान में काफ़ी कम है उसको बढ़ाने के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। अब अपन दूसरा जो विशेषता है उसके संदर्भ में बात करें तो लिंगानुपात। यहाँ पे अपन बात करें लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं अपन? भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, उसको लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में अगर देखें तो अगर मान लो महिलाओं की संख्या 1000 से ज़्यादा है, यानी प्रति 1000 पे ज्ञात कर रहे हैं, तो 1000 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हो गया कि लिंगानुपात जो है वो महिलाओं के पक्ष में है। अगर 1000 से कम है तो इसका मतलब हो गया कि लिंगानुपात जो है वो उसमें है, आपके जो है पुरुषों के पक्ष में है। इसके अलावा विश्व के जो आंकड़े हैं, वैश्विक जो आंकड़े हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं लिंगानुपात के प्रतिशत रूप में, ठीक है,
हज़ार में नहीं, प्रतिशत रूप में। कुछ जो विकसित देश हैं उनमें लिंगानुपात के जो आंकड़े हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं महिलाओं के संदर्भ में, ठीक है। यानी जैसे भारत में जो लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है वो प्रति हज़ार पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, तो वहाँ पे ज्ञात किया जाता है प्रति हज़ार महिलाओं पे पुरुषों की संख्या, ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टा होता है। और वैश्विक जो आंकड़े, जो प्रकाशन होता है वैश्विक आंकड़ों का क्युमुलेटिव, वो होता है प्रतिशत मात्रा में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लिंगानुपात की। तो सामान्य रूप में भारत का जो लिंगानुपात है वो है 940 महिलाएं, क्योंकि अपन किस रूप में ज्ञात कर रहे हैं, प्रति हज़ार पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है वो ज्ञात कर रहे हैं। तो लिंगानुपात है 940 महिलाएं। तो अगर अपन देखें तो संपूर्ण भारत का जो लिंगानुपात है वो किसके पक्ष में है, पुरुषों के पक्ष में है। यानी 940 महिलाएं, यानी 60 महिलाएं जो हैं वो औसतन कम है प्रति हज़ार पुरुषों पर, ठीक है। उस प्रकार से देखें तो संपूर्ण भारत का जो लिंगानुपात है वो पुरुषों के पक्ष में। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो पाया जाता है केरल में, 1084 व्यक्ति। तो यहाँ पे 1084 का मतलब क्या हो गया, यानी 1000 से ऊपर आ गया। और 1000 से ऊपर आने का मतलब लिंगानुपात जो है वो किसके पक्ष में हो गया, महिलाओं के पक्ष में। यानी यहाँ पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 1084, यानी 84 महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा हैं। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हमारे यहाँ पे है हरियाणा में। हरियाणा में लिंगानुपात 877, यानी बहुत कम, न्यूनतम है 877 मात्र जो है वो है, ठीक है। तो सबसे कम 877 महिलाएं प्रति हज़ार पुरुषों पे वो ज़्यादा है यहाँ पे। इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो लिंगानुपात है वो है 928। राजस्थान में 928 महिलाएं। भारत के संदर्भ में देखें तो राजस्थान की स्थिति कमज़ोर है। भारत राष्ट्रीय औसत कितना है, 940 महिलाएं, और अपने यहाँ पे 928 महिलाएं। तो अगर अपन देखें राष्ट्रीय औसत के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो यहाँ पे लिंगानुपात कम है, यानी राजस्थान में लिंगानुपात की स्थिति है वो कमज़ोर है। और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में 990 महिलाएं। एक तरीके से अगर अपन देखें तो राजस्थान में कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जहां लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वही कितना है, 990 है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें भी 1000 से 10 कम है। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसा कोई ज़िला राजस्थान में नहीं है जहां लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में हो। प्रत्येक ज़िले में लिंगानुपात जो है वो 1000 से कम है। और सबसे कम है धौलपुर में। धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो है 845, यानी 845 महिलाएं। तो वो काफ़ी कम है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो राजस्थान का लिंगानुपात जो है, एवरेज लिंगानुपात 928 हो गया, सर्वाधिक 990 डूंगरपुर में, और सबसे कम जो है 845 धौलपुर में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो भी 1000 से कम है, यानी 990 है। तो इसका जैसे मान लो यहाँ पे केरल में 1084 था, यानी ये जो लिंगानुपात है वो महिलाओं के पक्ष में हो गया, लेकिन यहाँ लिंगानुपात है वो किसके पक्ष में जो है, पुरुषों के पक्ष में। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। जनसंख्या विशेषताओं के अंतर्गत नेक्स्ट अपन बात करते हैं नगरीकरण। नगरीकरण, तो नगर, सबसे पहले नगर कहते किसे हैं अपन, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को नगर कहा जाएगा जिसमें जनसंख्या 5000 से ज़्यादा हो, यानी 5000 व्यक्तियों से ज़्यादा जनसंख्या होती है। और दूसरा इसमें पैरामीटर माना गया है घनत्व जो है वो 400 से अधिक होना चाहिए। घनत्व 400 से ज़्यादा होना चाहिए। और टोटल वहाँ की जो जनसंख्या है
उसमें जो कार्यशील जनसंख्या है, उस कार्यशील जनसंख्या में जो पुरुष जनसंख्या है उसमें 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्य, ठीक है। टोटल जो जनसंख्या है उसमें जो कार्यशील जनसंख्या में जो पुरुष जनसंख्या है वो पुरुष जनसंख्या के अंतर्गत 75% लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लो वो जो क्षेत्र है उसके प्रबंधन और प्रशासन के लिए या तो कोई नगर पालिका जैसी संस्था हो, या नगर परिषद हो, या नगर निगम हो, या सैनिक छावनी बोर्ड हो, या फिर कोई नोटिफाइड जो है अर्बन एरिया हो, यानी अधिसूचित जो शहरी क्षेत्र है वो होना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड हैं वो एक नगरीय क्षेत्र के माने गए हैं अपने यहाँ पे, यानी भारत में। तो भारत में किस क्षेत्र को नगर कहा जाएगा, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या 5000 व्यक्तियों से ज़्यादा है और वहाँ पे घनत्व जो है, जनसंख्या 5000 व्यक्ति ज़्यादा लेकिन घनत्व अगर मान लो कम है तो उसको शहरी क्षेत्र में शामिल नहीं करेंगे। दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, घनत्व 400 व्यक्तियों से ज़्यादा होना चाहिए प्रति वर्ग किलोमीटर में, और टोटल वहाँ की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की जो कार्यशील यानी काम करने वाले जो लोग हैं उनमें जो पुरुष जनसंख्या है यानी काम करने वाले पुरुष जो हैं उनमें 75% पुरुष हैं, वो किस में होनी चाहिए, गैर कृषि कार्यों में, यानी द्वितीयक तृतीयक या चतुर्थक व्यवसायों में संलग्न होने चाहिए। और साथ में मैनेजमेंट या प्रबंधन और प्रशासन के लिए कोई भी नगर पालिका, नगर परिषद, कैंटनमेंट बोर्ड, नगर निगम, सैनिक छावनी बोर्ड, अधिसूचित जो क्षेत्र हैं वो होने चाहिए। तो उसको अपन क्या कहेंगे, नगर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में अगर देखें तो भारत की लगभग 70% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यानी औसतन लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। और यानी वास्तविक जो आंकड़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में 68.8%, टोटल जो जनसंख्या है उसका 68.8% भाग वो गाँव में निवास करता है। और शहरी जो जनसंख्या है वो है 31.2%, ठीक है। यानी 31.2% जनसंख्या टोटल भारत की है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो कहने का मतलब आज भी भारत जो है वो खेतीहर या ग्रामीण देश कहा जा सकता है, क्योंकि अधिकांश जो जनसंख्या है 68.8% या कहें तो लगभग 70% जनसंख्या है वो गाँवों में निवास करती है और प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। और प्राथमिक कार्यों में भी मुख्य रूप से जो कार्य हैं वो किया जाता है कृषि का कार्य, इसलिए भारत को एक कृषि जनसंख्या वाला देश कह सकते हैं। इसी संदर्भ में अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो भारत से भी ज़्यादा है, यानी लगभग 75.13% भाग, यहाँ पे 68.8 और 75.13%, यानी एक जो 3/4 जो जनसंख्या है वो कहाँ पे निवास करती है, गांव में, ठीक है। यानी मात्र 1/4 भाग वो कहाँ पे निवास करता है, शहरी क्षेत्रों में। तो ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान में और भी ज़्यादा है और शहरी जनसंख्या 24.87% है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंकड़ों में अगर अपन देखें तो भारत की 70% के लगभग यानी 68.8% जनसंख्या गांव में और राजस्थान की 75.13% जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या के रूप में है। और भारत में 31.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है और राजस्थान में 24.87% जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। शहर जो हैं वो विकास का पर्याय कहे जाते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण जो है या आर्थिक विकास है वो शहरों में केंद्रित होता है। इसलिए अगर सामान्य रूप से अपन देखें तो ऐसे क्षेत्र या ऐसे भाग जहाँ पर शहरी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर आर्थिक विकास या सामाजिक विकास या औद्योगिक विकास अपने को ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनसंख्या समस्या। जनसंख्या समस्या, देखिए अपन ने सबसे पहले बात की थी जनसंख्या संसाधन की।
और उसमें अपन बात कर रहे थे कि जनसंख्या सर्वोपरि संसाधन होता है, किसी राष्ट्र का धन होता है, किसी राष्ट्र की वास्तविक संपदा या वास्तविक संपत्ति होती है, जबकि यहाँ अपन बात कर रहे हैं जनसंख्या समस्या की। तो जो जनसंख्या राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र का वास्तविक धन है, वो जनसंख्या समस्या कैसे बन जाती है? ठीक है, तो एक स्तर के बाद जनसंख्या जो है वो समस्या भी बन जाती है। एक शब्द है अनुकूलतम जनसंख्या, यानी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राष्ट्र में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनके अनुपात में अगर जनसंख्या है तो उन प्राकृतिक संसाधनों को काम में लेके वो जनसंख्या उस क्षेत्र का या अपना विकास करेगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो इम्बैलेंस हो जाता है, यानी प्राकृतिक संसाधन कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो दबाव है, उस जनसंख्या का जो दबाव है वो प्राकृतिक संसाधनों पे पड़ेगा। वो जो संसाधन है वहाँ की जनसंख्या का भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति अगर मान लो बन जाती है तो वो जनसंख्या जो विकास में सहायक थी वही जनसंख्या क्या बन जाती है? समस्या के रूप में सामने आती है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, तो धीरे धीरे वो जो संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे और वहाँ की जनसंख्या का भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए वो जो जनसंख्या है वो किस रूप में सामने आएगी? एक समस्या के रूप में सामने आएगी। विकासशील देशों की अपन बात करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ जनसंख्या समस्या के रूप में है, यानी संसाधन कम है, जनसंख्या दबाव ज़्यादा है। भारत के लिए भी अपन कह सकते हैं कि भारत में जो है जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ पे संसाधन धीरे धीरे कम पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर औसतन देखें अपन और जिस गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अगर उसी गति से जनसंख्या वृद्धि होगी तो धीरे धीरे यहाँ पर भी संसाधन कम पड़ जाएंगे और यहाँ के संसाधन यहाँ की जनसंख्या का भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाएंगे और जनसंख्या एक समस्या के रूप में सामने आएगी। और ऐसी स्थिति को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या का विस्फोट, जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। तो किस प्रकार से एक जनसंख्या जो वहाँ के विकास में सहायक है वो किस प्रकार से एक जो है समस्या के रूप में सामने आ जाती है, या एक समस्या बन जाती है? तो जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र है, जहाँ पे जन्म दर है वो तीव्र है, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या जो है वो समस्या बन जाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या होनी चाहिए और संसाधन जितने हैं उनको अधिकतम रूप में काम में लेने योग्य जनसंख्या भी वहाँ पर होनी चाहिए। तो जनसंख्या वास्तविक संपदा या धन है और ये जो है अनुकूलतम रूप में किसी भी क्षेत्र में होनी चाहिए, उसको अपन ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहेंगे। और जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, संसाधनों पे दबाव बढ़ जाएगा, तब वो समस्या बन जाएगी। तो जनसंख्या समस्या के निवारण के लिए सबसे प्रमुख जो बात है वो है जन्म दर को कम करना, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना। ये सर्वप्रमुख उपाय है वो कहा जा सकता है। इसके बाद में अपन जो है बात करें कि ऐसे जनसंख्या समस्या है भारत में, तो भारत में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं वो किए गए हैं जिनके द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो इसमें अगर अपन बात करें तो पहला है जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति यानी किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या अनुकूलतम है या नहीं है, संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या कम है या जनसंख्या ज़्यादा है। अगर मान लो कम है तो बढ़ाने के लिए, ज़्यादा है तो कम करने के लिए एक पॉलिसी या एक योजना जो है वो बनाई जाती है जनसंख्या के संदर्भ में, जिसको अपन कहते हैं जनसंख्या नीति। और भारत में स्वतंत्रता के बाद में पहली जो नीति है वो बनाई गई थी भारत में। उस समय की स्थिति है वो क्या थी कि जनसंख्या का दबाव संसाधनों पे ज़्यादा था, इसलिए पॉलिसी जो है वो बनाई गई जनसंख्या जो वृद्धि हो रही थी उसके नियंत्रण के लिए। और 1952 में पहली जो जनसंख्या नीति है वो बनाई गई 1952 में। और 1952 की जो जनसंख्या नीति है उसी के अंतर्गत सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो चलाया गया था परिवार नियोजन। परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो इसी नीति के तहत चलाया गया था। और वर्तमान में जो जनसंख्या नीति है वो कौन सी चल रही है? जनसंख्या
नीति 2000, सन 2000 में जनसंख्या नीति है वो बनाई गई थी कि भविष्य में जनसंख्या की वृद्धि जो हो रही है उसके ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, किस प्रकार की योजनाएं जो हैं वो जनसंख्या के संदर्भ में बनाई जाए। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की जो योजनाएं हैं वो बनाई गई थी, 3 प्रकार के जो मुद्दे हैं वो सामने थे, उनके संदर्भ में योजनाएं बनाई गई थी। एक तो अल्पकालीन मुद्दे, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा दीर्घकालीन। अल्पकालीन जो मुद्दे हैं यानी ऐसे योजनाएं जो छोटी योजनाएं थी, मॉडल उनका छोटा था और तुरंत लागू करने की आवश्यकता थी, यानी सन 2000 में ही उन नीतियों को लागू कर दिया गया, यानी तुरंत प्रभाव से जिनको लागू किया जाता है वो मुद्दे कौन से होते हैं, अल्पकालीन मुद्दे। जिसके अंतर्गत जैसे मान लो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अशिक्षित जनसंख्या है, जहाँ पे जनसंख्या काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रही है, तो वहाँ पे लोगों को गर्भ निरोधक जो उपाय हैं उनके प्रति जागरूक करना, ऐसे जो संसाधन हैं वो उन लोगों को उपलब्ध करवाना। और इसके अलावा जैसे मान लो ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी या चिकित्सा संबंधी जो बुनियादी ढांचा है वो ऐसे क्षेत्रों में तैयार किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बेसिक ढांचा था उसमें, स्वास्थ्य का जो बेसिक ढांचा था उसमें सुधार करना और सभी लोगों तक गर्भ निरोधक जो संसाधन है उनकी पहुंच बनाना, उनके उपाय जो हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, उनका विस्तार करना। तो ये जो चीज़ें हैं वो अल्पकालीन यानी तुरंत किए जाने वाले जो कार्य हैं उनके अंतर्गत शामिल किया गया। इसके बाद में दूसरा जो है वो है आपके मध्यकालीन मुद्दे। मध्यकालीन मुद्दे जो हैं उनमें जन्म दर को कंट्रोल करने के प्रयास किए गए और अवधि रखी गई 10 वर्ष की, यानी इसमें 2010 तक, ठीक है, 2010 तक जन्म दर को जो है एक व्यवस्थित स्तर तक यानी एक विस्थापित स्तर तक लेकर आना। तो ये मुख्य मुद्दा था। मध्यकालीन जो है अवधि इसकी रखी गई और टाइम रखा गया इसका कितना, 10 साल की। 2010 तक जन्म दर जो है उसको एक निश्चित स्तर तक कम करते हुए लेकर आना, ठीक है, लाया जाएगा। ये कब बनाएगी, सन 2000 में। तो ये जो मुद्दा है उसको किस में शामिल किया गया, मध्यकालीन मुद्दे में। दीर्घकालीन यानी इसके अंतर्गत भविष्य यानी 10, 20, 50 साल के जो में परिणाम किस प्रकार के आने चाहिए उसके संदर्भ में योजना जो है वो इसमें बनाई जाती है। तो इसमें टिकाऊ विकास हो, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास है वो टिकाऊ होना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए योजनाएं हैं वो इसमें बनाई जाती हैं। और इसमें मूल जो लक्ष्य है वो रखा गया था कि भाई विकास जो किया जा रहा है तो टिकाऊ या सतत पोषण सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अपनाते हुए सतत या टिकाऊ सामाजिक और आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के जो लक्ष्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए योजना बनाएगी। और साथ में 2045 तक एक मुख्य लक्ष्य रखा गया, सन 2045 यानी 45 वर्षों में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसको 0 पर लेकर आना। वृद्धि दर 0 पर लेके आने का मतलब हुआ कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होंगी। और जन्म दर और मृत्यु दर अगर मान लो दोनों बराबर हैं तो जनसंख्या जो है वो क्या हो जाएगी, स्थिर। तो जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर का मतलब हो गया कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर कम होना। जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर हो जाएंगी तो जनसंख्या न तो बढ़ेगी और न ही जनसंख्या घटेगी। तो इस प्रकार से ये दीर्घकालीन जो लक्ष्य है वो रखा गया था कि 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को स्थिर अवस्था में लेकर आना, यानी जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है उसको बिल्कुल कम कर देना, उसको बिल्कुल मिटा देना। तो ये जो लक्ष्य है वो रखा गया है। राजस्थान के संदर्भ में जो अपन बात करें जनसंख्या नीति की या जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं उसके संदर्भ में बात करें तो राजस्थान का अधिकांश जो भाग है, लगभग 60% भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत है। 10% जो भाग है
वो जो है अरावली पर्वतमाला के रूप में। तो इस प्रकार से देखें तो अधिकांश जो क्षेत्र है राजस्थान का वो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ भाग कहा जा सकता है। यहाँ पे संसाधनों का विकास ज़्यादा नहीं है और उसी के अनुपात में वहाँ पे जनसंख्या है वो निवास करती है। तो यहाँ पर दूसरा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण या जन्म दर में कमी, उसमें सबसे अहम जो भूमिका है वो होती है साक्षरता। ऐसा समाज जहाँ साक्षरता दर ज़्यादा है, लोग शिक्षित हैं, ऐसे समाज में जो जनसंख्या वृद्धि दर अपने को कम मिलती है। ऐसे समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता, क्योंकि खुद जो लोग हैं वो खुद जो है मोटिवेटेड होते हैं, खुद जागरूक होते हैं, वहाँ जागरूकता लाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर और जन्म दर बिल्कुल कम मिलती है, जनसंख्या वृद्धि है वो बिल्कुल स्थिर होती है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो राजस्थान में महिला साक्षरता की स्थिति और भी दयनीय है, यानी मात्र 52% जो महिलाएं हैं वो साक्षर, आधा भाग महिला जो है वो साक्षर नहीं है, लगभग आधी महिलाएं साक्षर। तो वहाँ पे स्थिति और भी विकट हो जाती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम है या जन्म दर कम है तो वहाँ पे महिलाओं की अहम भूमिका होती है। जिन क्षेत्रों में या जिन भागों में महिला साक्षरता ज़्यादा होती है वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर और जन्म दर अपने आप ही कम पाई जाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो होता है शिक्षा, यानी शिक्षा जो है वो जनसंख्या नियंत्रण का सर्वव्यापी या यूनिवर्सल जो उपाय है वो कहा जा सकता है, क्योंकि फैक्ट्स हैं वो सामने हैं कि जो समाज जितना ज़्यादा शिक्षित है वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर उतनी ही कम देखने को मिल रही है। अब जैसे राजस्थान का अधिकांश भाग ग्रामीण है, तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है, उसमें बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो यहाँ जैसे रूढ़िवादी समाज है, परंपरागत समाज है, ग्रामीण समाज है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत जो हैं वो लोग नहीं हैं। इसी प्रकार से संस्थागत प्रसव हैं वो बहुत कम होते हैं ऐसे क्षेत्रों में, यानी जैसे स्थानीय जो दाई वगैरह होती हैं उनके द्वारा ही प्रसव करवा लिया जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर वो भी वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जो प्रिकॉशंस हैं उनका ध्यान वहाँ पे नहीं रखा जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो शिशु मृत्यु दर वो और मातृ मृत्यु दर यानी प्रसव के दौरान महिलाओं की जो मृत्यु है उसकी दर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। साथ में ऐसे क्षेत्रों में बाल विवाह है, यानी कम आयु में विवाह है वो कर दिए जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जो है प्रजनन काल है वो काफ़ी लंबा होता है, जिसके कारण से जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होती है। साथ में जैसे मान लो जो हिंदू समाज है या मुस्लिम समाज है वो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है। तो दोनों ही समाज इस प्रकार के हैं कि यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय हैं वो नहीं अपनाए जाते हैं धार्मिक आधार पे। हिंदू धर्म में चाह होती है कि लड़के की चाह होती है भी जो वंश का जो आगे बढ़ाने का कार्य है वो लड़के के द्वारा होता है, इसलिए लड़के की चाह में जनसंख्या बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से जैसे मुस्लिम समाज है, दूसरा समाज इसमें देखें अपन तो उसमें जैसे मान लो धार्मिक आधार पे देखें तो उसमें भी जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं वो धर्म के आधार पे अपनाना निषेध माना जाता है। तो इस आधार पे अपन देखें तो राजस्थान का अधिकांश जो भाग है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे ग्रामीण खेतिहर या रूढ़िवादी समाज के जो लोग हैं या जनसंख्या है वो ज़्यादा मात्रा में है और उनमें इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसके कारण से जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर ज़्यादा है। तो कुछ उपाय अपन कर सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। उन उपायों में देखें तो जैसे नियमित रूप से टीकाकरण अभियान है वो चलाया जा रहा है, तो नियमित रूप से सबका टीकाकरण है वो होना चाहिए। मातृ मृत्यु दर को कम करना, यानी जो प्रसव हों वो सारे प्रसव किस प्रकार के होने चाहिए, संस्थागत, यानी हॉस्पिटल्स में जो प्रसव है वो होना चाहिए। उसके अगर ऐसा होता है तो मातृ मृत्यु दर है उसको कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक योजना है वो चलाई जा रही है मुख्यमंत्री पंचामृत योजना, जिसमें गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको उत्तम प्रकार की पोषण सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो इससे भी ये भी एक कारण है कि जैसे मान लो एनीमिया से ग्रसित हैं या पोषण स्तर जिनका कम होता है तो
उन महिलाओं में मातृ मृत्यु दर ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो प्रयास है, इस प्रकार से उनकी डाइट का ध्यान में रख के, पोषण स्तर उनका अच्छा रख के और जो है मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार जनमंगली जो योजना है वो अपने यहाँ पे चलाई जा रही है, जिसमें परिवार कल्याण के लिए विभिन्न जो संसाधन हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। और परिवार कल्याण या जनसंख्या वृद्धि को कम करने में महिलाओं की जो भूमिका है वो अहम होती है। यानी जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी तब तक जनसंख्या वृद्धि पे नियंत्रण संभव नहीं होगा, जन्म दर पे नियंत्रण संभव नहीं होगा। इसलिए सबसे या सर्वव्यापी जो उपाय है वो है शिक्षा, और शिक्षा में भी सर्वव्यापी जो उपाय है वो है महिला शिक्षा। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, तब तक जनसंख्या वृद्धि के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके वांछित परिणाम है वो सामने नहीं आएंगे। इसलिए सर्वव्यापी उपाय है महिला साक्षरता को बढ़ाना या महिलाओं को अधिक से अधिक साक्षर करना।